नए संसद भवन को उद्घाटन को लेकर के जमकर इस पर राजनीति हो रही है। तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस बीच नए संसद परिसर में एक बहुत ही पुरानी धार्मिक ऐतिहासिक राजदंड को स्थापित करने की बात आज केंद्रीय गृह मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई कि कितना महत्वपूर्ण है ये परंपराओं से भरा राजदंड, जिसको कि नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। चांदी और सोने से बना राजदंड, जिसे सिंगोल कहा जाता है, उसकी स्थापना नए संसद भवन में की जाएगी और जब इसको स्थापित किया जाएगा तो बाकायदा यज्ञ और वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से इसकी स्थापना की जाएगी। अमित शाह ने आगे कहा कि 14 अगस्त 1947 को एक अनोखी घटना हुई थी। इसके 75 साल बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। यह सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को नए संसद भवन में रखा जाएगा, जिसका इस्तेमाल 24 अगस्त 1947 को पीएम नेहरू ने किया था, जब अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन विपक्ष इस मामले पर विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि देश के सर्वोच्च नागरिक की हैसियत से राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए था। संसद की नई इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 28 मई को होना है, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जुबानी हमले हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि ऐसा न करते हुए सरकार संवैधानिक शुचिता का निर्वहन नहीं कर रही। विपक्ष भवन के उद्घाटन की तारीख पर भी सवाल उठा रहा है। जाहिर है उद्घाटन समारोह पर विवाद गहरा गया है। विपक्षी दलों को समारोह में आने के लिए मनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। नए संसद भवन पर शुरू से ही विवाद रहा है। भवन के शिलान्यास के दौरान विपक्ष के कई दल समारोह से दूर रहे। अब जब इसका उद्घाटन होना है तो भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार अपील की है कि विपक्षी नेताओं को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। खबर है कि 10 जून तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस साल जिन 5 राज्यों में चुनाव है, वहां की स्थिति को बैलेंस करने के लिए ये फेरबदल किया जाएगा। साथ ही एक तरह से अभी जो कैबिनेट, नई कैबिनेट, अगर बदलाव के बाद जो नए चेहरे आएंगे तो फिर उसे 2024 का कैबिनेट कहा जा सकता है। यानी कि चुनाव उस आधार पे बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि उसमें कई राज्यों के लोगों को समावेशित किया जाएगा। कुछ जिनके लिए झटका हो सकता है वो ये है कि कैडर से बाहर के लोग, यानी जो अधिकारी बाहर से आए हैं और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उसमें कुछ उम्र को देखते हुए और कुछ स्थानीय जो दिक्कतें आ रही है कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप में, उसको देखते हुए उनको मुक्त किया जा सकता है। पद से मुक्त करने की कवायद चल सकती है, पद से मुक्त किया जा सकता है। यानी जून का महीना केंद्रीय मंत्रिमंडल और संगठन दोनों के लिहाज से बीजेपी में बदलाव का होने वाला है। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हर उस चौखट पर जा रहे हैं जहां पर उन्हें मदद की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के लिए मुंबई के दौरे पर है। बुधवार के दिन उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पे हुई। इस मुलाकात के यदि केंद्र सरकार की तानाशाही को रोकना है तो सभी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। जब ये अध्यादेश सदन के पटल पर आएगा तो उद्धव ठाकरे गुट के सभी सांसद आम आदमी पार्टी के हित में खड़े रहेंगे। तो भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 8 साल से लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग अपने हित की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के हित में दिया तो 8 दिनों के अंदर ये अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने साबित कर दिया ना ये लोग लोकतंत्र को मानते हैं और ना ही जुडिशरी को। अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सोमवार के दिन उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की और गुरुवार के दिन शरद पवार से भी मिलने की योजना है। कैमरा पर्सन अतुल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24, मुंबई। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी 26 और 27 मई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अहम नेताओं की मुलाकात के लिए अहम बैठक बुलाई है। राजस्थान राज्य कांग्रेस की नज़र में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के 2 बड़े और मजबूत नेता, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच में राजनीतिक खींचातान मचा हुआ है
और कांग्रेस चाहती है कि चुनाव रहते इन दोनों नेताओं के बीच जल्द से जल्द पैचअप करा लिया जाए। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए, राज्य में क्या क्या कामकाज पर किस तरीके से राजनीतिक मुद्दों के इर्द गिर्द अपनी चुनावी ताने बाने को बुनना है, इसको लेकर भी अहम रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। शराब घोटाले में आज एक बार फिर से ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि आज सुबह से ईडी की जो टीम है वो इसी विट्ठल भाई पटेल हाउस के फ्लैट नंबर 505 में मौजूद है। इसके अलावा 5 से 6 जगह और हैं जहां पर ये जो रेड है वो रेड की कार्रवाई चल रही है। दरअसल जो शराब घोटाला था उस पूरे मामले में जो सरकारी गवाह बने थे दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा, उनके बयान पर ये पूरी कार्रवाई जो है वो ईडी की जा रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि ये जो सर्चेज चल रही हैं, ये जो रेड्स चल रही हैं, ये अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, पुनीत त्यागी और अमित गोयल के ठिकानों पर चल रही हैं। और इस पूरे मामले में हालांकि कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोग जो हैं सरकारी गवाह बने। जो मनीष सिसोदिया है वो खुद भी इस वक्त जो है वो जेल में ही है और लगातार उसके जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईडी की कार्रवाई भी इस पूरे मामले में लगातार जारी है। साहिल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। केरला के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर बैन लग गई है। जी हां, केरला के मंदिरों में आरएसएस की शाखा पर रोक लगा दी गई है। मंदिरों का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड ने सभी 1248 मंदिरों को बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि मंदिरों में सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन ही कराए जाएं। किसी भी राजनीतिक गतिविधि या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा की परमिशन ना दी जाए। दरअसल बोर्ड ने 30 मार्च 2021 और 2016 में भी सर्कुलर जारी किया था। नए निर्देश 18 मई को इसलिए जारी किए गए क्योंकि बोर्ड को पता चला था कि राज्य के कुछ मंदिरों में आदेश के बाद भी आरएसएस के इवेंट हो रहे थे। इसलिए अब आरएसएस की शाखा हथियार प्रशिक्षण और अभ्यास पर रोक लगा दी गई है। देवस्थम बोर्ड के अधिकारियों ने कहा है कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि कोई भी संगठन या राजनीतिक दल मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान के अलावा कोई और आयोजन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी ऐसे आयोजन अगर मंदिर परिसर में होते हैं तो इसकी शिकायत आम लोग भी बोर्ड में कर सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जिन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है, उनके पात्र जाने पर पिछली किस्तें भी उनको दी जाएंगी। लखनऊ में पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसान रजिस्ट्रेशन का सरकार का मेगा अभियान है। यूपी में 2.63 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान भी चला। किसानों के लिए सिंचाई की योजना भी बनाई गई। आज किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। सीएम ने ये भी कहा कि हमें किसानों की आय को बढ़ाना होगा। 10 जून तक गांव-गांव शिविर लगाए जाएंगे। यही नहीं, किसानों की सुविधा के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने भी किसानों की बिजली का नया शेड्यूल जारी किया है, जिसमें किसानों को 10 घंटे बिना कटौती बिजली देने का ऐलान किया गया है। दरअसल अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार और पार्टी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाकर उन्हें सीधे तौर पर पार्टी से जोड़ा जाए। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बादलों से घिरे जबरवंत पहाड़ियों के बिल्कुल दामन में दुनिया भर में मशहूर डल झील की इस समय हम एक शिकारा में बैठकर सैर कर रहे हैं। और आज क्योंकि G20 की वर्किंग ग्रुप का तीसरा दिन है, यानी आखिरी दिन इस बैठक का यहाँ पर है। आज जो विदेशी मेहमान हैं उन्हें पूरे कश्मीर घाटी की सैर कराई जा रही है और सुबह से ही जो विदेशी मेहमान हैं उन्हें कश्मीर घाटी की विभिन्न ऐतिहासिक और खूबसूरत जगहों पर ले जाया जा रहा है। आज क्योंकि अब इस बैठक का आखिरी दिन है, इसके चलते जो कोशिश की जा रही है कि जो विदेशी मेहमान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर यहाँ देख सके, इसका आनंद ले सके। जम्मू कश्मीर के लोग भी अब इस G20 बैठक से काफ़ी जो है उम्मीदें लगाए हुए हैं कि इसके बाद अब दुनिया के दरवाजे भी कश्मीर घाटी के लिए खुल जाएंगे और यहाँ अब देश के साथ साथ दुनिया भर के पर्यटकों का जमावड़ा लगेगा। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, डल झील। ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों के साथ भारतीयों पर हुए हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी का नाम लिए खालिस्तानी समर्थकों को घेरते हुए कड़ी चेतावनी भी दे डाली और कहा कि रिश्ते खराब करने की साजिश कबूल नहीं होगी।
मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज से मांग की कि इस मामले में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एंथोनी अल्बनीज ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया। इस साल मार्च में ब्रिस्बेन में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों द्वारा हमला किया गया। ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की ये चौथी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के साथ बातचीत में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संबंध विश्वास और भरोसे के नाते से कायम है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीयों के बारे में कहा कि वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पुल का काम कर रहे हैं। विनोद जगदाले, न्यूज़ 24। हेट स्पीच के जिस मामले में निचली अदालत से सजा पाने के बाद आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी, उसी मामले में ऊपरी अदालत ने आजम खान को बाइज्जत बरी कर दिया। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज आजम खान के हेट स्पीच मामले में सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट की तरफ से आजम खान को इसमें बड़ी राहत मिली और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। इससे पहले 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत ने हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान से जुड़ा यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का था। आजम खान को सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई। अब सवाल ये उठता है कि रामपुर की उस सीट पर विधानसभा का उपचुनाव भी हो चुका है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनाव जीत कर भी आ गया। ऐसे में अपनी विधायकी रद्द होने के मामले में आजम खान क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। आरबीआई के सर्कुलर आने के बाद 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पूरे बिहार में कल यानी पहले दिन 2000 के नोट करीब 188 करोड़ और अकेले पटना में 88 करोड़ रुपया या तो बदले गए हैं या तो लोगों ने अपने अकाउंट में जमा किया है। आरबीआई ने 2000 के नोटों को बदलने की सीमा तय की है। आरबीआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर आप 2000 के नोट अपने बैंक खातों में जमा करते हैं तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है। आप जितना चाहे उतना अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। बैंक डिपॉजिट नियम के तहत 50,000 से अधिक जमा करने पर आपको अपना पैन और आधार कार्ड दिखाना होगा। बैंकों के अलावा भी लोग अपने 2000 नोट को लेकर दूसरे जगहों पर भी जा रहे हैं। यह भी देखा जा रहा कि पिछले 2 दिनों से मंदिरों के दान पेटी में भी 2000 के नोट ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। क्रिकेट जगत में फील्ड पे चौके और छक्के लगाने वाले भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली अब एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेश त्रिपुरा के सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और सौरभ गांगुली किस तरह से त्रिपुरा में पर्यटकों का विकास हो, अब इस पर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वहां पे काम करेंगे। सौरभ गांगुली इसके पहले 2021 में बीजेपी वहां पे तमाम उनके प्रयास कर रही थी कि सौरभ गांगुली को बीजेपी पार्टी में लाया जाए और 2021 के विधानसभा चुनाव में सौरभ गांगुली की करीबियां बीजेपी से बढ़ी थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर से दूरी बढ़ गई थी। अब फिर से सौरभ गांगुली को बीजेपी प्रदेश जो शासित त्रिपुरा है वहां का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तृणमूल सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया था, तो कह सकते हैं कि अब सौरभ गांगुली त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और त्रिपुरा में किस तरह से पर्यटकों का विकास किया जाए, अब इस पर सौरभ गांगुली भली भांति अच्छे तरीके से अब काम करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आज दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। जो 3 लोग जख्मी हुए हैं उनमें से 2 की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। ये हादसा आज किश्तवाड़ जिले के डंगडूरू बांध के पास हुआ। पक्कलडूल प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी आज सुबह काम की तरफ जा रहे थे, अचानक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो जाती है। इस हादसे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 3 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचते हैं, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, कड़ी मशक्कत की जाती है, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी दुख जताया है।
लेकिन लोगों में बेहद ज्यादा गुस्सा है क्योंकि लोगों का कहना है कि पक्कल डुल प्रोजेक्ट की गलती से उनके अपनों की जान गई है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को 60 लाख रुपए कीमत वाली ड्रोन खरीद कर दी थी ताकि दियारा के इलाके में जहां अवैध भट्टियां चलती हैं वहां ड्रोन से नज़र रखी जा सके और ड्रोन की सूचना पर वहां कार्रवाई की जा सके। इसका सफल परिणाम भी सामने आया था कि बिहार के कई इलाकों में जो दियारा के इलाके हैं जहां पर पुलिस मौके पे नहीं पहुंच सकती है, वहां पे ड्रोन के माध्यम से वहां निगरानी रखी जा रही थी और वहां पर शराब भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा था। दरअसल यह ड्रोन जो है वहां पे गुम हो गया है और ये पता नहीं चल पाया है किसी ने इसे नष्ट कर दिया, कहीं ये गिर गया या फिर इसका क्या हो गया। अब तो विभाग ने कह दिया है कि जो कोई भी इस ड्रोन के बारे में बताएगा उसे 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार विभाग की और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ तक कि नदी से लेकर जो जंगल हैं, जो झाड़ी हैं, जो दियारा का इलाका है वहाँ भी तलाशी लिया जा रहा है, लेकिन ड्रोन का पता नहीं चल पाया है। और इस ड्रोन की तलाश करने में भी अब पटना और छपरा जिले में करीब 3 अलग अलग ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। दिल्ली के ट्रैफिक जैम से लोगों को बचाने के लिए प्रगति मैदान के पास एक टनल का निर्माण किया गया है। टनल काफ़ी लंबी है और लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो इस टनल में है वो है नेटवर्क की। इस टनल के अंदर आते ही नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है और इसी के चलते सोमवार की रात एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल वो युवक अपने घर की तरफ जा रहा था। रात करीब 9:30 बजे के आसपास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर ये जो आप सामने बोल्डर देख रहे हैं इस तरह के बोल्डर से टकरा गई और उसके बाद वो घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ा रहा। जो लोग उसको बचाने पहुँचे तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरीके से वो पुलिस को खबर कर दे, PCR को खबर कर दे या एम्बुलेंस को बुला ले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता और इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हमने खुद देखा। ये देखे यहाँ पर इस वक्त मेरा फ़ोन है और यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो अगर ऐसी इमरजेंसी कोई सिचुएशन होती है तो उसके लिए भी इस तरह के इंतजाम होने चाहिए, इसको भी एजेंसीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो संसाइल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते के शावक की मौत हुई है। बीते 2 महीने में 4 चीतों की मौत हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि आखिरकार चीतों को राजस्थान में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता। आपको बता दें कि जो अब चीते की मौत हुई है, ज्वाला का जो शावक था जिन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया था और 27 मार्च को 4 शावक का जन्म हुआ था। इससे 2 दिन पहले ही एक साशा चीता की मौत हो चुकी है। गर्मी के चलते शावक की मौत हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इसके बाद 18 फरवरी को इसी साल भी 12 और चीते आए, लेकिन लगातार चीतों की मौत होना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कूनो नेशनल पार्क क्या चीतों के लिए मुफीद जगह है या वो और कोई जगह उसके लिए शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ में श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। माफिया मुख्तार अंसारी को लगता है डर, बांदा जेल में बताया अपनी जान का खतरा। मुख्तार अंसारी ने विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में अपने अधिवक्ता से प्रार्थना पत्र देकर बांदा जेल में जान का खतरा बताया है। अर्जी में आरोप लगाया है कि कुछ लोग 3 बार बिना यूनिफॉर्म के बैरक में घुसे, खुद को SP बांदा बताते हुए कागज देखे और एक प्रतिलिपि कोर्ट से ले गए। CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की गुहार लगाई है माफिया मुख्तार अंसारी ने। अदालत ने ADC की रिपोर्ट तलब की है। सोमवार को रिपोर्ट देखकर आदेश सुरक्षित रख लिया गया। अवधेश राय हत्याकांड में 19 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान पूर्व विधायक ने अदालत में घटना से अवगत कराया था और अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दी है कि बैरक में लगे CCTV की जो DVR है वो सुरक्षित रखी जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। राजस्थान में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही राजस्थान में जो राजनीति है वो पूरी तरह गरमाई हुई है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वहां के स्थानीय नेता और मेंबर पार्लियामेंट हनुमान बेनीवाल के साथ जो बातचीत की है और वहीं पर चुनावी समर में उतरने की आम आदमी पार्टी द्वारा तैयारी भी कर ली गई है। श्रोमणी अकाली दल ने इसके ऊपर आर पार की लड़ाई छेड़ने की बात कह दी और आज अबोहर में धरना प्रदर्शन करते हुए
श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कह दिया कि पंजाब के एक भी पानी की बूंद राजस्थान को नहीं दी जाएगी और इसके लिए आर पार की लड़ाई तक किए जाने की बात की जा रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। अब खबर गुजरात के कच्छ भुज से, जहां के दो वीडियो काफी चर्चा में है। एक तरफ कच्छ भुज की जिला पुलिस ट्रैफिक नियमों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग उपाय कर रही है। गुजरात के कच्छ भुज से इन दिनों दो तस्वीरें काफी चर्चा में है। पहली तस्वीर है भुज पुलिस की, जहां ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी वर्दी के साथ साथ सड़क पर हेलमेट पहनकर गरबा खेलते नजर आ रहे हैं। हेलमेट पहनकर पुलिस वालों को गरबा करते देख वाहन चालक तो जागरूक नहीं हुए, लेकिन लुटेरों ने इसे काफी गंभीरता से लिया और लूट के समय हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। कच्छ जिले के गांधीधाम के जवाहर चौक पर स्थित पीएम आगड़िया पेड़ी पर 4 लुटेरे दिन दहाड़े घुस आए और लूटपाट कर फरार हो गए। खास बात ये थी कि तमाम लुटेरों ने हेलमेट पहना हुआ था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलमेट पहन कर आए लुटेरे कुछ ही पलों में गन पॉइंट पर 1 करोड़ की लूट कर फरार हो गए। वाहन चालकों की जागरूकता के लिए हेलमेट पहनकर गरबा खेल रहे पुलिस कर्मियों की बात का वाहन चालकों पर असर हो न हो, लेकिन लुटेरों पर इसका असर जरूर हो गया। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसे जल्द ही लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला यह ब्रिज साल के अंत तक लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। अगर इस ब्रिज की बात कर लें तो इस ब्रिज की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर ब्रिज का हिस्सा समुद्र के ऊपर से है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा रोड और नालों से जुड़ा हुआ है। इस ब्रिज के शुरू हो जाने से लोग जो हैं घंटों का सफर महज कुछ मिनटों में तय कर सकेंगे। एमएमआरडीए की माने तो ब्रिज का 95% काम जो है लगभग पूरा हो चुका है और इस ब्रिज के शुरू हो जाने से रोजाना दोनों दिशाओं में 70,000 से 1 लाख गाड़ियां गुजरेंगी। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काम का जायजा लेने के लिए इस ब्रिज पर जाने वाले हैं। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कांद्रा जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है, यहाँ महज 2 कमरे हैं और 2 कमरों में पढ़ाई करते हैं 200 बच्चे। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि कैसे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे मजबूर हैं जमीन पर बैठने के लिए, क्योंकि इन्हें जमीन पर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ती है। इन्हीं 2 कमरों में बच्चों के लिए मिड डे मील भी तैयार की जाती है और स्कूल का ऑफिस भी इन्हीं 2 कमरों में है। तो आप अंदाजा लगाइए कैसे इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। इन बच्चों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी सुध लीजिए, हमारे स्कूल को अच्छा बना दीजिए, क्योंकि 53 सालों से इस स्कूल में महज 2 कमरे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड की 5वीं और 8वीं परीक्षाओं के रिजल्ट में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रोजेक्ट अंकों को ही कॉपी में जो नंबर दिए जाते हैं उसमें नहीं जोड़ा गया। ये नंबर 20 नंबर होते हैं जो कि जोड़े जाते हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और रिजल्ट फिर से इसका डिक्लेयर किया जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आपको बता दें कि ये दूसरी बार ऐसा मौका है कि जब 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट होल्ड पर किए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला यह है कि जिस तरह से जो 2 विषय होते हैं जिसमें गणित और विज्ञान, ये दोनों विषय की कॉपी जांचने में ये लापरवाही सामने आई है और इसमें ज़्यादातर छात्र जो हैं फेल हुए हैं, जिन छात्रों को 20 अंक जोड़े जाने थे और जब जांच हो जाएगी इसके बाद संशोधित रिजल्ट यहाँ पर पेश किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ माना जा रहा है और ये लापरवाही के चलते अब छात्रों को एक बार फिर लंबा इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट को लेकर। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जो बाइडेन और हाउस स्पीकर के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 10 दिन के बाद हालात नॉर्मल नहीं हुए तो खतरा और भी ज्यादा
बढ़ जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि संसद से कर की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में जुटे प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। बाइडेन ने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से सोमवार रात लंबी बातचीत की, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब महज 10 दिन हैं। इस दौरान उन्हें हर सूरत में रिपब्लिकन पार्टी को मनाकर डीट सीलिंग अप्रूवल लेना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार किसी तरह के नए पेमेंट्स नहीं कर सकेगी। तकनीकी तौर पर इसे आप दिवालिया होना या डिफॉल्टर कह सकते हैं। बेशक अमेरिका बेहद शक्तिशाली देश नजर आता हो, लेकिन देखिए कि हालात क्या हो गए हैं कि अमेरिका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।